हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है, जैसे कि आप देख सकते हैं हम कर रहे थे सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। इससे पहले जो है हमने सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का मीनिंग, डेफिनेशन और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स कर चुके हैं। और आज जो है हम पढ़ने वाले हैं कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन जो है उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। देखिए कि सामाजिक स्त्रीकरण के कार्य या गुण। अगर आपको आता है कि प्रकार लिखें या फिर गुण लिखें या फिर कार्य लिखें, तो आपने जो है यही पॉइंट्स लिखने हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है स्थितियों एवं कार्यों का निर्धारण। तो यहाँ पर हम सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का मीनिंग जो है अच्छे से समझ चुके हैं। ठीक है, तो जिन बच्चों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है, इंट्रोडक्शन नहीं देखा है, तो आप जो है पहले उस वीडियो को देखिए। उसके बाद जो है आप इसके विशेषताएं और जो इसके गुण और कार्य हैं, प्रकार हैं, ये सब चीज़ें देखिए ताकि आपको जो है अच्छे से समझ में आए। तो सबसे पहले कि स्थितियों और कार्यों का निर्धारण। इसमें क्या होता है कि जो सामाजिक स्त्रीकरण है, इसके द्वारा जो है समाज की इकाइयों का, उनके कार्यों का, उनकी परिस्थितियों का जो है निर्धारण हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि इकाइयों में जो है आदर, सम्मान, अधिकार, कर्तव्यों और अनेक प्रकार की चीज़ों का जो है अंतर देखने को हमें मिलता है। क्योंकि कार्यों का निर्धारण होगा, स्थितियों का निर्धारण होगा, तो हमें अंतर जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि सामाजिक संबंधों के स्वरूप का निर्धारण। जब किसी भी चीज़ का कार्य निर्धारित हो जाता है, उसकी स्थितियां निर्धारित हो जाती हैं, तो संबंध भी जो है इसका भी निर्धारित होना जरूरी है। तो इसमें क्या होता है कि स्थितियों और कार्यों का जब निर्धारण हो जाता है, तो उसके बाद व्यक्ति और समूह का जो है विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के जो है संबंध बनते हैं, है ना। कि अगर समाज में व्यक्ति हैं, समूह हैं, तो संबंध भी होंगे। तो उसके द्वारा जो है कार्यों और उनकी स्थितियों का निर्धारण हो जाता है। उसके बाद जो है समूह का कहें या फिर समाज में जो व्यक्ति हैं उनका संबंध बनता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि क्षेत्रों में संबंधों की जो संरचनाएं हैं वो बनती हैं, और इन्हीं संरचनाओं को जो है उपसंरचनाएं कहा जाता है। और यही जो उपसंरचनाएं हैं एक सामाजिक संरचना का निर्माण करती हैं। और ये जो है सामाजिक स्त्रीकरण, ये अप्रत्यक्ष रूप से समाज में संबंधों के स्वरूप को निश्चित करता है। और यहाँ पर जो जातीय सामाजिक स्त्रीकरण है, यह निश्चित करता है कि विभिन्न जो जातियां हैं उनके खाने पीने, व्यवहार और अनेक प्रकार की चीज़ों में जो है किस प्रकार से संबंध है, कि मतलब किस प्रकार से वो खाते पीते हैं। अनेक जो जाति हमारे समाज में बांटे गए हैं, उनके खाने पीने का तरीका, रहने का तरीका, उनके पहनने का तरीका, तो ये सब सारी चीज़ें जो है निर्धारित होती हैं। नेक्स्ट देखिए मानसिक निश्चिंतता। तो जब व्यक्तियों का जो संबंध है वो विभिन्न क्षेत्रों में निर्धारित हो जाता है, तो व्यक्तियों को जो मानसिक निश्चिंतता प्राप्त हो जाती है। ठीक है, यानी कि जब व्यक्ति का जो संबंध है वो विभिन्न क्षेत्रों में निर्धारित हो जाएगा, व्यक्तियों का संबंध अनेक लोगों से बनेगा, वो लोगों को जानेंगे, पहचानेंगे, तो उनका जो है एक मानसिक जो स्थिति होती है, ठीक है, वो निश्चित हो जाती है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जैसे कि आप समझ सकते हैं कि जाति के जो संस्करण होते हैं, ठीक है, जाति के संस्करण के अनुसार विभिन्न जातियों का व्यवसाय, खाना पीना, विवाह संबंध, ये सब सारी चीज़ें जो है निश्चित सी हो जाती हैं। ठीक है, इस प्रकार जो ये संस्करण है वो व्यक्ति का सारा उत्तरदायित्व अपने ऊपर लिया रहता है, जिससे कि व्यक्ति के मानसिक जो संतोष है, उसकी जो निश्चिंतता है वो बनी रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि व्यक्तित्व का उचित विकास। अब नॉर्मल सी बात है, जब व्यक्ति के कार्य का निर्धारण हो जाएगा, स्थितियों का निर्धारण हो जाएगा, व्यक्ति का संबंध अनेक लोगों से होगा, ठीक है, वो लोगों को जानेगा, पहचानेगा, उसकी मानसिक जो स्थिति होगी वो निश्चित होगी, मतलब निश्चिंत होगी। ठीक है, किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं होगी। तो क्या होगा कि व्यक्ति का उससे उचित विकास होगा। इससे क्या होगा कि उसका उचित विकास हो पाएगा, कि जो सामाजिक संस्करण के मानसिक संतोष प्राप्त हो जाने के बाद व्यक्ति अपने जीवन का जो पथ है, ठीक है, जो उसका एम है, उसको जो है सुविधापूर्ण वो प्राप्त कर सकता है या फिर उसको प्राप्त करने की कोशिश कर सकता है। इसके द्वारा क्या होता है कि जो व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया है वो सरल हो जाती है और उचित रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति। स्त्रीकरण के द्वारा जब समाज की विभिन्न इकाइयां अपना अपना निर्धारित जो कार्य करती रहती हैं, ठीक है, और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति बेहतर ढंग से जब करती हैं, तो इससे क्या होता है कि उनकी जो आवश्यकताओं की पूर्ति जो है वो अच्छे तरीके से टाइम टू टाइम हो जाती हैं, जिससे कि व्यक्ति का मानसिक जो निश्चिंतता वो बनी रहती है, उनका उचित विकास होता रहता है। तो सारी चीज़ें जो है इसके अंतर्गत होती रहती हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए व्यक्तिक व्यवहार
का नियंत्रण। सामाजिक स्त्रीकरण है उसके द्वारा क्या होता है कि व्यक्ति को ऊंचा और अच्छा बनने की प्रेरणा मिलती रहती है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि व्यक्ति अपने व्यवहार का एक निश्चित मापदंड जो है, यानी कि निश्चित मापदंड कायम रख पाता है कि उसको किस प्रकार से जो है अपने व्यवहारों पर नियंत्रण रखना है, किस तरीके से कौन सी बात कहाँ बोलनी है। तो इन सब सारी चीज़ों को जो है यहाँ पर देखा जा सकता है। नेक्स्ट है सामाजिक संतुलन। तो जब सामाजिक स्त्रीकरण होता है तो इससे क्या होता है, इसके द्वारा जो है स्थितियों के अनुसार विभिन्न इकाइयां जो है अपने अपने पूर्व निश्चित कार्य करती हुई समाज में जो है संतुलन को बनाए रखती हैं। यानी कि जब किसी का भी कार्य निर्धारण कर दिया जाएगा, किसी को भी कार्य का बंटवारा कर दिया जाएगा, ठीक है, संबंधों को निश्चित कर दिया जाएगा, तो उससे क्या होता है, और आवश्यकताओं की पूर्ति जब होती रहेंगी लोगों की टाइम टू टाइम, तो उससे क्या होगा कि समाज में जो है संतुलन बना रहेगा। किसी भी प्रकार का जो असंतुलन है वो देखने को हमें जल्दी नहीं मिलेगा। नेक्स्ट 8th पॉइंट है सरल श्रम विभाजन। तो जो सामाजिक स्त्रीकरण है वो क्या करता है कि जो समाज में श्रम विभाजन है उनको जो है सरल बनाता है। यानी कि जो सामाजिक स्त्रीकरण है वो श्रम विभाजन को जो है मौलिक रूप से बनाए रखता है, और इसी वजह से जो है स्त्रीकरण श्रम विभाजन का स्वतः जो है विकसित और सरल रूप है। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक संघर्षों से बचाव। तो सामाजिक संघर्षों से बचाव यानी कि किसी भी प्रकार के जो संघर्ष हैं वो इनमें जो है बहुत कम देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो कार्य हैं, ठीक है, स्थितियां हैं, उनका निर्धारण कर दिया जाता है, संबंधों के स्वरूप का निर्धारण कर दिया जाता है, साथ में जो है व्यक्ति का उचित विकास होता है, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। तो इसकी वजह से जो है क्या होता है कि किसी भी प्रकार का जो संघर्ष होता है वो व्यक्ति जल्दी समाज में नहीं करता है, और इससे जो है संघर्ष से बचाव होता है कि जल्दी जल्दी जो है संघर्ष देखने को नहीं मिलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक प्रगति। तो प्रगति से आप क्या समझते हैं? तो व्यक्ति जो है स्त्रीकरण के द्वारा इसमें क्या होता है कि अनेक प्रकार की जो है प्रतिस्पर्धाओं के लिए तैयार होता है, कि अनेक प्रकार की प्रतिस्पर्धा करता है अपने जीवन में, कठोर परिश्रम करता है, ठीक है, और इससे जो है अनेक प्रकार के उसको कार्य करने के बल मिलते हैं, कि वो उसको मतलब प्रेरणा मिलती है किसी भी कार्य को किस प्रकार से किया जाए, नए नए आविष्कार किए जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि समाज में जो है प्रगति हमें देखने को मिलती है। अब आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर समाज में प्रगति करना है तो हमें क्या करना होगा, हमें नए नए आविष्कार करने होंगे, कठोर परिश्रम करना होगा, ठीक है, यानी कि कंपटीशन में भाग लेना होगा, तब जाकर जो है समाज में अनेक प्रकार की प्रगतियां जो है देखने को हमें मिलेंगी। तो ये थे आपके प्रकार या फिर गुण। मैं आपको एक बार और बता देती हूँ, अगर आपको प्रकार आता है या फिर गुण आता है या फिर कार्य आता है तो आपने यही क्वेश्चन लिखना है। इसमें किसी भी प्रकार की कन्फ्यूज़न की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप कंफ्यूज हो इसको लेके कि हमें क्या करना है अगर प्रकार आ गया तो, ठीक है। अब आगे हम करने वाले हैं इसके अवगुण क्या क्या हैं, यानी कि इसके बेनिफिट्स तो ये थे, आगे मतलब इसकी हानियाँ क्या क्या हो सकती हैं, ठीक है। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो चलिए अब पढ़ते हैं अवगुण। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है कि वर्ग चेतना में पक्षपात। स्त्रीकरण की जो प्रक्रिया है वो वर्ग विभाजन पर टिकी हुई है, यानी कि जो स्त्रीकरण की जो प्रक्रिया है ये क्या करती है, वर्ग विभाजन अनेक प्रकार की करती है, जैसे कार्यों को बंटवारा कर दिया, स्थितियां निश्चित कर दी, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ये बटी हुई है, और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि वर्गों में जो है अपने अपने वर्ग को लेकर अनेक प्रकार की चेतनाएं जो है वो विकसित होती हैं। यानी कि वो वर्ग विभाजन की बात आती है तो व्यक्ति जो है सिर्फ अपने वर्ग के ऊपर ही बात करता है, यानी कि जो अपने वर्ग के लोग हैं उन्हीं के लिए वो जागरूक होता है, और यहाँ तक कि जो दूसरे वर्ग के लोग होते हैं उनकी उपेक्षा करता है वो, ठीक है। तो इससे यही होता है कि हमें इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि पक्षपात की भावना जो है देखने को मिलती है, कि व्यक्ति सिर्फ अपने वर्ग का ही मतलब सपोर्ट करेगा, दूसरे के वर्ग का सपोर्ट वो नहीं करता, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है निराशा का उदय। अब निराशा का उदय कैसे हो सकता है, जैसे कि आप एग्जांपल समझ सकते हैं, कोई दो व्यक्ति हैं, ठीक है, उनमें से एक व्यक्ति को जो है बहुत ही अच्छे कार्य सौंपे जा रहे हैं, उसको बहुत ही ज़्यादा मतलब मोटिवेट किया जा रहा है, और वहीं पर जो दूसरा व्यक्ति है उसको जो है कार्य कोई भी अच्छे कार्य नहीं सौंपे जाते हैं, उसको ऐसे नॉर्मल कोई से कार्य दे दिए जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि व्यक्ति में जो एक डिमोटिवेशन की भावना होती है वो पनपती है, जिसकी वजह से क्या होता है उसमें निराशा होती है कि मुझ में ही कुछ प्रॉब्लम है या फिर मैं ऐसा कर नहीं सकता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट देखिए संघर्ष का उदय।
तो स्त्रीकरण की जो व्यवस्था है उसमें क्या होता है कि जो उच्च वर्ग के लोग होते हैं, है ना, जो उच्च वर्ग है वो अपने विशेष अधिकार के द्वारा, यानी कि अपने जो विशेष उनके अधिकार हैं, उनके पास जो सुविधाएं हैं उसके द्वारा वो लोग क्या करते हैं, वो लोग ये करते हैं कि जो निम्न वर्ग होते हैं, ठीक है, उनका जो है ज़्यादा से ज़्यादा शोषण किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि जो वर्ग के बीच की जो दूरी है वो बढ़ती जाती है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि संघर्ष पनपने लगता है और जो समाज है वो एक खतरे की तरफ बढ़ने लग जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है असुरक्षा का वातावरण। तो स्त्रीकरण जो है इसकी वजह से क्या होता है, स्त्रीकरण में प्रतिस्पर्धा सदैव बनी रहती है, यानी कि आपको पता ही है कि अब इसमें क्या होता है, स्त्रीकरण से आप क्या समझते हैं, चीज़ों को जो है मतलब बांट देना, ठीक है, चाहे वो समाज हो, चाहे वो कोई कार्य हो, उन सब चीज़ों का मतलब अलग अलग लेवल पर जो है डिवीज़न कर देना, ठीक है। तो सामाजिक सुरक्षा का यहाँ पर असुरक्षा का वातावरण किस प्रकार से यहाँ पर पनपता है कि जो स्त्रीकरण है वो क्या करता है, स्त्रीकरण में जो है प्रतिस्पर्धा सदैव बनी रहती है और इसलिए जो है व्यक्ति सामान्य तौर पर असुरक्षित वातावरण में रहता है, यानी कि जब कंपटीशन रहेगा जहाँ पर, तो वहाँ पर व्यक्ति खुद को सेफ महसूस ही नहीं कर सकता, है ना। तो कई बार ऐसा होता है कि जो व्यक्ति उच्च पद पर कार्य कर रहे होते हैं वो भी जो है अपने मतलब अपने लेवल पे कहें या फिर अपने पद पर कहें कि मतलब हमेशा के लिए बने नहीं रह पाते। कोई अन्य व्यक्ति जो है उससे अच्छा कार्य कर रहा है तो उस व्यक्ति का जो है वहाँ पर प्रमोशन हो जाता है और उस जो पहले व्यक्ति कार्य कर रहा है उसको जो है निम्न पद पर आकर कार्य करना पड़ता है, जिसकी वजह से जो है समाज में दिन प्रतिदिन प्रतिस्पर्धा ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलती है और व्यक्ति जो है इस स्थिति में अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता, वो जो है एक असुरक्षित वातावरण में रहता है, ठीक है। और यही कारण है कि जो सामाजिक स्त्रीकरण है इसको जो है एक असुरक्षा का वातावरण भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए व्यक्तित्व के विकास में बाधक। तो जो स्त्रीकरण है, स्त्रीकरण की जो व्यवस्था है इसमें निम्न वर्ग कहे जाने वाले जो समूह होते हैं, जो लोग होते हैं, उनमें जो है हीनता की भावना हमें देखने को मिल जाती है, यानी कि जो निम्न वर्ग के लोग हैं वो उच्च वर्ग के मुकाबले अपने आप को हीन समझते हैं, अपने आप को जो है अपनी भावनाओं को बहुत ही कमज़ोर समझते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनके मन में घर कर जाती हैं कि हम जो हैं उच्च वर्ग से निम्न हैं और मतलब हम उनसे अच्छा कार्य नहीं कर सकते। तो इस प्रकार की जो भावना है उनके दिल में बैठ जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि लोग जो हैं अपने व्यक्तित्व का उचित विकास नहीं कर पाते हैं, है ना। कि अगर हम सोचते हैं कोई स्टूडेंट है और कोई मतलब क्लास में ऐसे बहुत स्टूडेंट होते हैं जिसमें क्या होता है कि कुछ ऐसे होते हैं बच्चे जो कि अपने आप को बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट समझते हैं, बहुत ही ज़्यादा होशियार समझते हैं, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा लो समझते हैं कि हम इनके जैसा नहीं कर सकते, हमें पीछे बैठना चाहिए, हमें ये वो दब के रहते हैं, ठीक है। तो वो अपने आप को जो है उस कॉम्पिटिशन से बाहर ही कर लेते हैं। तो इससे यही होता है कि इनमें जो है हीनता की भावना पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से वो आगे विकास ही नहीं कर पाते, उनका ठीक से जो है विकास ही नहीं हो पाता। पॉइंट देखिए समानता विरोधी। तो यहाँ पर समानता विरोधी किस प्रकार से है कि आपने पहले ही पढ़ा कि कार्यों का निर्धारण पहले ही कर दिया जाता है, वर्ग विभाजन कर दिया जाता है, ठीक है, संघर्ष की भावना पैदा होती है। तो ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं, क्योंकि उसमें समानता नहीं होती। तो इसलिए जो सामाजिक स्त्रीकरण है जो है वो क्या है, समानता विरोधी है। इसमें जो है समानता देखने को नहीं मिलती और समानता विरोधी होने के कारण ही जो है लोग को व्यवहारिक स्तर पर समान अधिकार, सुविधाएं, ठीक है, व्यवस्था, अनेक प्रकार की जो अन्य चीज़ें होती हैं वो उपलब्ध नहीं कर पाते। नेक्स्ट पॉइंट है अनेक समस्याओं का विकास। तो यहाँ पर क्या होता है, सामाजिक स्त्रीकरण के द्वारा अनेक प्रकार की समस्याओं का विकास होता है, जैसे कि हम कह सकते हैं कि बेकारी, निर्धनता, जातिवाद, अस्पृश्यता, घृणा, उच्च नीच की भावना, ठीक है, वर्ग विभाजन। तो ये सब सारी चीज़ें जो हैं जो कि स्त्रीकरण की वजह से हमें समाज में देखने को मिलती हैं और जो आज का समाज है वो इन सभी चीज़ों से आज भी पीड़ित है। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि एक सामाजिक स्त्रीकरण का दोष कहें या फिर अकार्य हम इसको कह सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है कि सामाजिक स्त्रीकरण के कारक, यानी कि फैक्टर्स ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। इसमें फर्स्ट पॉइंट है कि मानव में आधारभूत भिन्नता है। तो प्राणी शास्त्रीय आवश्यकताओं की दृष्टि से सभी जो मनुष्य हैं वो क्या होते हैं, समान होते हैं, लेकिन सभी मनुष्य में भूख, प्यास, यौन तृप्ति, इच्छाएं आदि तो होती ही हैं। उसके बाद भी इनमें कुछ असमानताएं देखने को मिलती हैं, जैसे कि सभी व्यक्ति जो हैं वो उनकी एज जो होती है वो सेम नहीं होती, यानी कि उनकी आयु, लिंग, रंग रूप, वेशभूषा, ठीक है, शरीर की आकृति,
कोई भी शारीरिक दृष्टि से शक्तिशाली है तो कोई जो है शारीरिक दृष्टि से कमज़ोर है, कोई नाटा है तो कोई लंबा है, ठीक है, कोई काला है, कोई गोरा है। तो इस प्रकार की अनेक जो असमानताएं हैं वो मनुष्य में जो है देखने को मिलती हैं। तो ये विभिन्नताएं ही सामाजिक स्त्रीकरण को उत्पन्न करती हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, विभिन्न कार्यों की आवश्यकता। सामाजिक प्राणी के रूप में मनुष्य की अनेक प्रकार की जो सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक आवश्यकताएं होती हैं और संस्कृति सभ्यताओं के अनुसार जो है इनके विकास के साथ साथ इनकी जो आवश्यकता का क्षेत्र जो है वो भी बढ़ता जाता है और इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य अनेक प्रकार के कार्य करता है। परंतु एक मनुष्य केवल अपने ही कार्य द्वारा सभी आवश्यकताओं को पूर्ति नहीं कर सकता कि केवल हम कहें कि हम समाज में अकेले रहकर अपने कार्य को पूरा कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। समाज में अनेक प्रकार के लोग रहते हैं, समाज में अनेक संबंध हैं, ठीक है, व्यक्तियों के एक दूसरे से। तो उसमें क्या होता है कि व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति जो है एक दूसरे के बिना हो ही नहीं सकती। जैसे कि हम यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति लोहार का काम करता है, कोई सुनार का काम करता है, कोई जो है घर बनाने का कार्य करता है, कोई लकड़ी का कार्य करता है। तो अगर हम एक घर बनाने की बात करें तो एक अकेला व्यक्ति जो है अपने घर को नहीं बना सकता, क्योंकि उसमें जो है एक कारपेंटर की जरूरत भी पड़ेगी, एक लोहार की जरूरत भी पड़ेगी। यानी खिड़की दरवाजा कौन बनाए, खिड़कियाँ कौन बनाएगा, है ना। तो वहाँ पर ये कह सकते हैं कि एक घत्री होता है घर बनाने वाला जो चुनाई करता है, उसकी जरूरत भी पड़ेगी। तो कोई भी व्यक्ति जो है यहाँ पर अपनी आवश्यकताओं को अकेले पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर जो व्यक्ति की योग्यता है, ठीक है, उसकी जो शिक्षा है, उसकी दक्षता है, वो भिन्न भिन्न प्रकार की होती है और सबकी रुचि के अनुसार जो है व्यक्ति अपने अपने कार्य को, यानी कि अपनी रुचि के अनुसार जो है व्यक्ति अपने अपने कार्य का चुनाव करते हैं, जिसके द्वारा आगे जो है समाज ये जो है सुचारू रूप से चलता है। क्योंकि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के संबंध में इस प्रकार से जुड़ा हुआ है कि किसी भी कार्य को करने के लिए दूसरे व्यक्ति की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। जैसे कि अगर हम पूजा पाठ की भी बात करें, यहाँ पर अगर आप पूजा भी करवा रहे हैं तो पंडित के बिना पूजा नहीं करवा सकते आप, ठीक है। तो यही आवश्यकता समाज में स्त्रीकरण का जो है विकास करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार दोबारा से आप वीडियो को स्लो करके देख लीजिएगा। अगर नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक संतुलन की आवश्यकता। अब समाज में सामाजिक संतुलन कैसे बनाया जा सकता है, यहाँ पर हमने पीछे इसके गुण में पढ़ा था कि सामाजिक संतुलन कैसे हो सकता है। यहाँ पर भी यही है कि सामाजिक संतुलन की आवश्यकता। तो सामाजिक संतुलन की आवश्यकता क्यों होती है? समाज को अगर सुचारू रूप से चलाना है, ठीक है, अपने आप को जो है, खुद को जो है ठीक से समाज में रखना है और अपना जीवन यापन करना है, तो संतुलन की आवश्यकता होती है। तो इसलिए जो है समाज में संतुलन बनाए रखना जरूरी है। और संतुलन बनाए रखने के लिए समाज में वर्गों का कहें या फिर हम ये कह सकते हैं कि श्रम विभाजन अनेक लेवल पे किए जाते हैं कि सबकी योग्यता के अनुसार, उनकी दक्षता के अनुसार, उनकी शिक्षा के अनुसार, ठीक है, कि वो कितना कार्य कर सकते हैं, किस प्रकार से किससे कार्य लिया जा सकता है। तो इस प्रकार से जो है सभी चीज़ों का विभाजन किया जाता है, जिसकी वजह से समाज में संतुलन बना रहता है। तो संतुलन बनाने में सामाजिक स्त्रीकरण का जो है काफ़ी योगदान है। तो ये था पूरा टॉपिक सामाजिक स्त्रीकरण के ऊपर कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, उसके मीनिंग, अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं और उसके गुण, अवगुण, कारक। अगर आपको इसमें कुछ भी कन्फ्यूज़न है या फिर अलग कोई टॉपिक चाहिए आपको, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम अगला टॉपिक उसी के ऊपर बनाएंगे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू, आज के लिए इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।